प्रकाश श्वसन। हरे पादपों में प्रकाश की तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया, जिसमें कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, लेकिन ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। इस कारण इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों विघटित हो जाते हैं, लेकिन ऊर्जा नहीं बनती। इसलिए इस अभिक्रिया को विनाशकारी क्रिया या नष्टकारी क्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया अर्थात प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया शब्द का उपयोग सर्वप्रथम क्रॉटकॉफ ने किया। ओटो बर्गर ने बताया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस प्रकार का जो प्रभाव होता है, इसको बारबर्ग प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। ऑर्गन तथा बो ने बारगर प्रभाव का स्पष्टीकरण करते हुए बताया कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में RuBPCO के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। राइबोलोज कार्बोक्सिलेज एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता में कार्बोक्सिलेज के समान व्यवहार करता है, जबकि ऑक्सीजन की अधिकता में यह ऑक्सीनेज एंजाइम की तरह कार्य करता है। इसलिए ऑक्सीजन की अधिकता में राइबोलोज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीकृत हो जाता है और 2 कार्बन युक्त फॉस्फोग्लाइकोलिक अम्ल का निर्माण करता है। इसलिए इसे C2 चक्र या ग्लाइकोलेट चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण नहीं होता तथा CO2 का स्वांगीकरण की दर कम हो जाती है। इस चक्र का अध्ययन डेकर तथा टीओ के द्वारा किया गया था। प्रकाश श्वसन की क्रिया कोशिका के हरित लवक, पराक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया नामक अंगों में संपन्न होती है। क्रेसुलेशन अम्ल उपापचय। क्रेसुलेशन अम्ल उपापचय CAM पथ सामान्यतया C3 और C4 पौधों के रंध्र दिन के समय खुलते हैं तथा रात्रि में बंद होते हैं, लेकिन मरुस्थलीय आवास में पाए जाने वाले मासलोद्भिद पादपों में रंध्र दिन के समय बंद रहते हैं तथा रात्रि के समय खुलते हैं। इसलिए पौधे CO2 को कार्बनिक अम्लों के रूप में एकत्रित कर लेते हैं तथा दिन के समय कार्बनिक अम्लों के विघटन से मुक्त CO2 का उपयोग
कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में करते हैं। यह मांसलोद्भिद प्रकार के शुष्क आवास में पाए जाने वाले पौधों का एक कार्य की अनुकूलन होता है। ये पौधे बिना जल हानि किए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं। इन उपापचय क्रियाओं का अध्ययन सर्वप्रथम क्रेसुलेसी कुल के पादपों में किया गया था, इसलिए इसे क्रेसुलेशन अम्ल उपापचय कहते हैं। अर्थात क्रेसुलेशन अम्ल उपापचय प्रक्रिया मांसलोद्भिद पादपों में पाई जाती है जो मरुस्थलीय आवास में रहते हैं। वो जल हानि को कम करने के लिए रंध्र उनके दिन में बंद रहते हैं, रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं। इसलिए रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक अम्लों के रूप में एकत्रित कर लेते हैं और दिन के समय कार्बोनिक अम्लों के विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग वो कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में करते हैं। ये विशेष प्रकार की क्रिया का अध्ययन क्रेसुलेसी कुल के पादपों में किया गया था, इसलिए इसे CAM पथ के नाम से भी जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। पादपों द्वारा होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को वातावरणीय और आनुवंशिक कारक प्रभावित करते हैं। वातावरणीय कारकों को बाह्य कारक और आनुवंशिक कारकों को आंतरिक कारक भी कहा जाता है। बाह्य कारक प्रकाश, तापमान, CO2, मृदा जल, ये बाह्य कारक हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं। इन्हें ब्लैकमैन के सीमाकारी कारकों के नियम से भी जाना जाता है। ब्लैकमैन के सीमाकारी कारकों के नियम के अनुसार यदि कोई प्रक्रिया अनेक कारकों के द्वारा प्रभावित होती है तो इस क्रिया की दर सबसे कम मात्रा में उपस्थित कारक पर निर्भर करती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश उपलब्ध है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध नहीं है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड सीमाकारी होती है। जैसे जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाएंगे प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। अतः बाह्य कारकों में से जो कारक सबसे कम मात्रा में उपलब्ध होता है वही सीमाकारी होता है तथा प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करता है। इसे ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का नियम कहते हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो कारक प्रभावित करते हैं उसमें जो सबसे कम मात्रा में होता है वही सीमाकारी कारक होता है और वही प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करता है।